मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और खाद्य उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पर। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम गवर्नमेंट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं सार्वजनिक रूप से। इसका कितना आवंटित किया गया? इसमें बजट 363 करोड़ रुपये आवंटित किया गया। इसमें ट्रांसजेंडर नागरिक और भिक्षुक नागरिकों का विकास किया जाएगा। इसमें 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम सत्र में आप सबका स्वागत है। आज करंट अफेयर की वीडियो है और जो पिछले 6 महीनों में योजनाओं परियोजनाओं की जो घोषणा हुई है, जो लागू की गई हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में बताएंगे। क्वेश्चंस उन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये योजना परियोजनाओं का पहला पार्ट है। अभी 1-2 पार्ट और आएंगे क्योंकि एक पार्ट में नहीं कवर हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए आप वीडियो और इन्फॉर्मेशन और डेटा अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। देखिए करंट अफेयर योजना परियोजना पार्ट फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है, विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तरल इसलिए लिखा है इसमें मैंने क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। अभी तक यूरिया जो आती थी वो एक बोरी में आती थी, ठीक है। वो एक बोरी जो है एक बॉटल के बराबर अब काम करेगी, ठीक है। इसीलिए इसका नाम नैनो यूरिया रखा गया है, ठीक है। उतना ही काम एक बॉटल में लिक्विड की फॉर्म में यूरिया आएगी। इसको लाने ले जाने में किसानों को जो है बहुत मतलब हेल्प मिलेगी, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो उसका उद्घाटन, उस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। अगर मालूम है तो ऑप्शन नहीं दिया है, डायरेक्ट इस बार आंसर बताइए आप लोग, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कलोल, इफ़को कलोल। इफ़को जो कलोल गुजरात में है वहाँ पर उद्घाटन किया गया है, ठीक है। कहाँ पर किया गया है? इफ़को कलोल, ठीक है। ये कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में, ओके। इफ़को कलोल गुजरात में। ये एक बॉटल जो यूरिया है ये एक बोरी के बराबर होती है, उतना ही काम करेगी, ठीक है। इसीलिए इसका नाम नैनो यूरिया रख दिया गया है और ये लिक्विड फॉर्म में होती है, ओके। अब देखिए खाद के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ठीक है। ये एक पॉइंट याद रखिएगा। और खाद उत्पादन में भारत जो है तीसरे नंबर पर है, ठीक है। खाद उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पर है। पॉइंट लिख देता हूँ, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। खाद के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। और एक पॉइंट आप याद रखिएगा, एक पॉइंट ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और खाद्य उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पर है। खाद्य उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पर है। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, ओके। और इफ़को के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। इफ़को इसकी स्थापना कब हुई थी? पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए आप। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ये है। इफ़को का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। इसकी स्थापना कब हुई? फाउंडेड 3 नवंबर 1967। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। न्यू दिल्ली में, ओके। तो इतने पॉइंट आप याद रखिएगा, ओके। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? इफ़को कलोल जो कि गुजरात में पड़ता है। खाद के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और खाद उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पर है, ठीक है, ओके। इफ़को का फुल फॉर्म इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। और ये कब इसकी स्थापना की गई? इसका गठन कब हुआ? 3 नवंबर 1967। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, ओके। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसने सार्वजनिक उपयोग के लिए नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? फिर से पढ़िए, किसने सार्वजनिक उपयोग के लिए नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नीति आयोग ने, ठीक है। नीति आयोग ने सार्वजनिक उपयोग के लिए नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। ये प्लेटफॉर्म है क्या? इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए क्या होगा? इस प्लेटफॉर्म के थ्रू गवर्नमेंट का जो डेटा है, जैसे मिनिस्ट्रीज़ का डेटा हो गया, सेक्टर वाइज डेटा, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन है,
उनको सार्वजनिक तौर पर एक्सेस किया जा सकता है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। इसीलिए इसको जो है नीति आयोग ने लॉन्च किया है सार्वजनिक उपयोग के लिए। ठीक है, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म नीति आयोग ने लॉन्च किया। अब नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 योजना आयोग की जगह। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं पीएम, प्रधानमंत्री जो भी हो। इस समय कौन है? मोदी जी। ठीक है, अध्यक्ष मोदी जी हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है, सीईओ कौन है? सीईओ नीति आयोग के सीईओ कौन है? यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो इतना आपको पता चला है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में किसने सार्वजनिक उपयोग के लिए नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? नीति आयोग ने। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम गवर्नमेंट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं सार्वजनिक रूप से। ठीक है, पब्लिक के लिए इन्होंने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। और नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं, इस समय मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं। सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिंदी में जिसको बोलते हैं वो अमिताभ कांत जी हैं। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10 गीगावाट संचयी सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? फिर से पढ़िए एक बार। हाल ही में 10 गीगावाट संचयी सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान इसका सही आंसर होगा राजस्थान। ओके, अब राजस्थान के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप। अब जो राजस्थान जो पढ़ ही रहे हैं राजस्थान के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसकी कैपिटल तो सबको पता होगा। कैपिटल क्या है? कैपिटल है जयपुर। ठीक है, राजस्थान की कैपिटल जयपुर। सीएम कौन है? राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। ठीक है, अशोक गहलोत। और गवर्नर कौन है? कालराज मिश्र, सबको पता होगा। गवर्नर कौन है? कालराज मिश्र। ठीक है, राजस्थान के गवर्नर कौन है? कालराज मिश्र। ठीक है, और ये एरिया वाइज में एरिया में फर्स्ट नंबर पर हैं और पॉपुलेशन में 7वें नंबर पर है राजस्थान। ठीक है, इसमें विधानसभा सीट कितनी है? विधानसभा सीट 200 सीट हैं। और राज्यसभा की सीट कितनी है? 10 हैं। और लोकसभा की सीट कितनी है? 25 हैं। ठीक है, इतना राजस्थान के बारे में पढ़ लीजिए। और पार्क, नेशनल पार्क वगैरह वो तो अलग की बात है। फिलहाल आप स्टेट के बारे में इतना पढ़ लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था, हाल ही में 10 गीगावाट संचयी सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान बना। राजस्थान की कैपिटल जयपुर, सबको पता है। सीएम अशोक गहलोत हैं। गवर्नर कालराज मिश्र हैं। एरिया वाइज फर्स्ट नंबर पर है। पॉपुलेशन वाइज 7वें नंबर पर है। विधानसभा सीट 200 सीट है। राज्यसभा 10 हैं और लोकसभा सीट 25 सीट हैं। ओके, तो ये राजस्थान के बारे में छोटी सी जानकारी होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है आज का, विश्व की सबसे बड़ी फिल्म रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं फिल्म पुनरुद्धार परियोजना, का शुभारंभ किस देश में किया गया? फिर से एक बार पढ़िए। विश्व की सबसे बड़ी फिल्म रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, जिसको हिंदी में फिल्म पुनरुद्धार परियोजना कहते हैं, उसका शुभारंभ किस देश में किया गया? कहाँ पर किया गया? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर भारत ही होगा। ठीक है, इंडिया या भारत। अब फिल्म रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है क्या? इसमें जो पुरानी फिल्में हैं उनमें जो ग्लिच है उसको हटाया जाएगा। एक तरह से कह सकते हो मरम्मत किया जाएगा। ठीक है, रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट यानी कि मरम्मत किया जाएगा। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में जैसे कोई एक्स्ट्रा वॉइस होती है फिल्म में, उसको हटाया जाएगा। कई ग्लिच कई सारे होते हैं पुरानी फिल्म में, उसको हटाया जाएगा। ठीक है, इसी को फिल्म रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसकी घोषणा की किसने? इसकी घोषणा की केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसकी घोषणा की। ठीक है, इसकी घोषणा किसने की? अनुराग सिंह ठाकुर ने इसकी घोषणा की। इसमें बजट कितना आवंटित किया गया है? बजट कितना आवंटित किया गया है? इसका बजट आवंटित किया गया है 363
करोड़ रुपए। ठीक है, इसका बजट आवंटित किया गया है 363 करोड़ रुपए। ठीक है, और ये किसके अंडर में जो है ये प्रोजेक्ट किया जाएगा, किसके अंतर्गत किया जाएगा, वो होगा राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन यानी कि नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट किया जाएगा। किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ओके। तो शुरू से एक बार फिर से देख लीजिए। विश्व की सबसे बड़ी फिल्म रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, जिसको हिंदी में फिल्म पुनरुद्धार परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? इसका आंसर है भारत में ही किया गया। इसकी घोषणा किसने की? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने की। बजट इसका कितना आवंटित किया गया? इसमें बजट 363 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। किसके अंतर्गत ये प्रोजेक्ट किया जाएगा? राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन यानी कि नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है आज का, पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के बारे में अभी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर ये है। सेकंड पर अब छत्तीसगढ़ ने भी कर दिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने भी अब घोषणा कर दी है कि पुरानी पेंशन फिर से लागू होगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि 1 अप्रैल 2004 से नई पेंशन योजना लागू होगी, जिसमें 1 अप्रैल 2004 के बाद जो भी सरकारी कर्मचारियों की भर्ती होती है उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगी। ये नई पेंशन योजना थी। ठीक है, तो इसको राजस्थान ने पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू कर दी है कि उसको जो भी सरकारी कर्मचारी की भर्ती होगी वो रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन मिलेगी। ठीक है, कब से प्रभावी होगी? जो फिर से पुरानी पेंशन योजना जो प्रभावी होगी वो कब से प्रभावी होगी? 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी। ओके, तो फिर से एक बार देख लीजिए। पुरानी पेंशन योजना की बहाली घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? पहला राजस्थान, अब दूसरा छत्तीसगढ़ भी हो चुका है। इन्होंने अपने 2022 के बजट में घोषणा की है कि हम पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करेंगे। ठीक है, यानी कि सरकारी कर्मचारियों की भर्ती हुई है उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। ओके, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने 2003 में नई पेंशन योजना लाए थे, जिसमें कहा गया था कि 1 अप्रैल 2004 से जो भी सरकारी कर्मचारी भर्ती होंगे उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू कर दी है कि 1 अप्रैल 2022 से फिर से प्रभावी होगी। जो भी सरकारी कर्मचारी भर्ती होंगे उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। ओके, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ABPMJAY शॉर्ट फॉर्म है, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, जिसे सेहत योजना कहते हैं। सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला है। जिला बताना है कौन सा है। कौन सा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला है? जिला बताना है, कौन सा जिला है बेटा, बताइए कौन सा जिला है। इसका सही आंसर क्या होगा? सांबा जिला। ठीक है, इसका आंसर होगा सांबा जिला। ये कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसमें गोल्डन कार्ड वाले लोगों के परिवार को 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष मुफ्त इलाज का खर्चा मिलेगा। ठीक है, इसमें ये कहा गया है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन में पूछा है कि 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन है? ये सांबा जिला है जम्मू कश्मीर में, जो 100% आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ ले रहा है। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जम्मू कश्मीर के बारे में क्या है, कैसे है, कब बना। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर देखिए 5 अगस्त 2019 तक ये एक राज्य था। 5 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर एक राज्य था। उसके बाद ये केंद्र शासित
प्रदेश हो गया, ठीक है, प्रदेश हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 तक एक राज्य था, उसके बाद ये उसी दिन से ये केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया। इसमें दो हिस्से हो गए, एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर कौन थे ये जान लीजिए एक बार आप। जम्मू कश्मीर के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर, अब इसके बारे में पढ़िए क्योंकि ये नया केंद्र शासित प्रदेश बना है ना, इसीलिए पूछ सकता है। तो फर्स्ट गवर्नर कौन थे? जम्मू कश्मीर के फर्स्ट गवर्नर थे करण सिंह, ठीक है, करण सिंह। ये कब से कब तक थे? 1967 तक, ठीक है। लास्ट गवर्नर कौन थे? जम्मू कश्मीर के लास्ट गवर्नर कौन थे? सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक, ठीक है। लास्ट गवर्नर कौन थे जम्मू कश्मीर के? सत्यपाल मलिक, 2018 से 2019 तक, ठीक है। पहले सीएम कौन थे जम्मू कश्मीर के? फर्स्ट सीएम कौन थे? मेहरचंद महाजन, मेहरचंद महाजन, ठीक है। जम्मू कश्मीर के पहले सीएम कौन थे? मेहरचंद महाजन, 1947 से 48 तक ही बने थे, ठीक है, पहले सीएम। लास्ट सीएम कौन है? सबको मालूम होगा। लास्ट सीएम कौन है जम्मू कश्मीर के? लास्ट सीएम थी महबूबा मुफ्ती, ठीक है, महबूबा मुफ्ती, ठीक है, महबूबा मुफ्ती थी। ये कब से कब तक? 2016 से 2018 तक, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर में छोटी सी जानकारी है जम्मू कश्मीर के बारे में। तो क्वेश्चन ये था, कौन सा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला राज्य बना? सांबा जिला जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करता है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ी सी जानकारी, 5 अगस्त 2019 से ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया, दो भागों में बट गया, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। और जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर कौन थे? करण सिंह थे। और लास्ट गवर्नर कौन थे? सत्यपाल मलिक थे, 2018 से 19 तक। पहले सीएम कौन थे? मेहरचंद महाजन, 1947 से 48 तक। लास्ट सीएम थे महबूबा मुफ्ती, जो 2016 से 2018 तक बनी थी, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी थी जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पल्ली गांव, जम्मू एंड कश्मीर। पल्ली गांव, पल्ली गांव, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आप लोग पढ़ ही चुके, बता ही दिया अभी लास्ट क्वेश्चन में। तो पल्ली गांव, जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, जब सोशली, इकोनॉमिकली और फिजिकली और मेंटली हर तरीके से जब ये डेवलप होगा ना जम्मू कश्मीर, तभी यहाँ पे आतंकवादी घटनाएं, जो पत्थरबाजी सब चल रहा है, तभी यहाँ पे रुकेगा, ठीक है। अदरवाइज़ ये रुकेगा नहीं इतनी जल्दी, इतनी जल्दी ये आसान काम नहीं है इसको रोकना, ठीक है। तो ये जब डेवलप हो जाएगा तो अपने आप यहाँ पे लोगों की समझ आएगी जब, तो अपने आप ये रुक जाएगा सब कुछ, ठीक है। सब कुछ माहौल अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो कहाँ पे इसका सही आंसर होगा? पल्ली गांव में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। इस उद्घाटन के साथ पल्ली गांव कार्बन न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली पंचायत बनी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस उद्घाटन के साथ पल्ली गांव कार्बन न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली पंचायत बन गई, ठीक है। ये पॉइंट आप लिख लीजिए। इस उद्घाटन के साथ पल्ली गांव कार्बन न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली पंचायत बन गई, देश की बन गई। अब ये कार्बन न्यूट्रल सबके माइंड में चल रहा होगा, होता क्या है? कार्बन न्यूट्रल होता ये है कि जहाँ पर शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है, उसके लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाता है, उसको कार्बन न्यूट्रल गांव घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। ये टर्म इसीलिए यूज़ किया गया, कार्बन न्यूट्रल गांव, ओके। ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है ये गांव पूरा, ठीक है। प्रदूषण इसमें बहुत कम होता है, इसीलिए इसका नाम कार्बन न्यूट्रल रख दिया गया है, ओके। अब ऐसा नहीं है कि आदमी सांस लेना छोड़ देगा, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, ऐसा नहीं है। मतलब आदमी को छोड़कर जो इधर उधर से कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन होता है इसका, वो जब शून्य हो जाता है तब उसको कार्बन न्यूट्रल घोषित कर दिया जाता है, ओके।
तो इसके बारे में फिर से एक बार देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? पल्ली गांव, जम्मू एंड कश्मीर। इस उद्घाटन के साथ पल्ली गांव जो है कार्बन न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली पंचायत बन गई है। पहली पंचायत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कार्बन न्यूट्रल बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली पंचायत कौन सी है? पल्ली गांव, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। क्वेश्चन यही पूछेगा, कार्बन न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली पंचायत कौन सी है? वो है पल्ली गांव, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ओके, और कार्बन न्यूट्रल क्या होता है? जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन शून्य हो जाता है और उसे कार्बन न्यूट्रल घोषित कर दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है आज का। प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ रखी? प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ रखी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। ओके, आधारशिला कहाँ रखी? गुजरात में। गुजरात के बारे में वही उतनी ही छोटी सी जानकारी आप जान लीजिए कि यहाँ के CM कौन है? गुजरात के CM कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल, ठीक है। गुजरात के CM कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत, ठीक है। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत, सबको मालूम होना चाहिए, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। और यहाँ पे विधानसभा सीट कितनी है गुजरात में? गुजरात में विधानसभा सीट हैं 182 और लोकसभा सीट कितनी है? लोकसभा सीट है 26। राज्यसभा सीट कितनी है? राज्यसभा सीट हैं 11, ठीक है। ये छोटी सी जानकारी थी गुजरात के बारे में, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ रखी? इसका सही आंसर होगा गुजरात में रखी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात में रखी। CM गुजरात के कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं। विधानसभा सीट 182, लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11 है, ठीक है। ये छोटी सी जानकारी थी गुजरात के बारे में, आप लोग जान लीजिए। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। पहला राज्य कौन सा है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम शुरू करने वाला? महाराष्ट्र। ये ट्रैकिंग सिस्टम क्या करता है? महाराष्ट्र में यह प्रणाली क्यों लागू की गई? क्योंकि मतलब ये क्या होता है, इससे प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही पर इससे नज़र रखी जाती है, ठीक है, कि कितने श्रमिक आए, कितने श्रमिक वहाँ से गए, ठीक है। इस माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम के तहत ये पता किया जा सकता है। ओके, अब महाराष्ट्र के बारे में उतनी ही जानकारी आप जान लीजिए कि महाराष्ट्र का CM कौन है? महाराष्ट्र के नए CM इस समय कौन है? एकनाथ शिंदे, ठीक है, एकनाथ शिंदे यहाँ के CM हैं। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। गवर्नर कौन है यहाँ के? भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अब देखिए यहाँ पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों लगता है, ठीक है, महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो विधान परिषद की सीट कितनी है? विधान परिषद की सीट है 78, ठीक है। विधानसभा की सीट है 288 और लोकसभा की सीट है 48, दूसरे नंबर पर है यूपी के बाद, ठीक है। और राज्यसभा की सीट है 19। ओके, तो एक बार फिर से देख लीजिए, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम क्या है? इस ट्रैकिंग सिस्टम के तहत श्रमिकों की आवाजाही पर नज़र रखी जा सकती है, उनको ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है। महाराष्ट्र के बारे में छोटी सी जानकारी, CM एकनाथ शिंदे अभी CM बने हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, विधान परिषद की सीट 78, विधानसभा की सीट 288, लोकसभा की सीट 48 और राज्यसभा की सीट 19। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्माइल परियोजना का प्रारंभ किसने किया? नई दिल्ली में स्माइल परियोजना का प्रारंभ किसने किया? इसका सही आंसर क्या होगा? नई दिल्ली में स्माइल परियोजना का शुभारंभ या प्रारंभ किसने किया? इसका सही आंसर होगा केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने स्माइल परियोजना का प्रारंभ किया। कहाँ पर किया? दिल्ली में। यह है क्या स्माइल परियोजना? ये परियोजना जो है ट्रांसजेंडर और भिक्षुकों के लिए है, ठीक है।
पहले तो स्माइल का फुल फॉर्म देख लीजिए। स्माइल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्माइल का फुल फॉर्म क्या होता है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड individuals for livelihood and enterprise ठीक है। स्माइल का फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ये स्माइल का फुल फॉर्म है। इस योजना से लाभान्वित समुदाय कौन है? लाभान्वित समुदाय आप देख लीजिए, लाभान्वित समुदाय ट्रांसजेंडर और भिक्षुक समुदाय। इससे लाभान्वित समुदाय कौन कौन से हैं? ट्रांसजेंडर और भिक्षुक समुदाय। इसका बजट कितना है? 365 करोड़ रुपए। बजट कितना है? बजट 365 करोड़ रुपए, ठीक है। इसमें किया क्या जाता है? इसमें ट्रांसजेंडर नागरिकों का विकास किया जाता है, भिक्षुक नागरिकों का विकास किया जाता है और इसमें 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, ठीक है। और 9वीं से स्नातक तक की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाती है, ठीक है। मतलब कि भिक्षुकों के व्यापक पुनर्वास और शिक्षा के लिए यह योजना है, भिक्षुकों और ट्रांसजेंडर के लिए एक तरह से कह सकते हो, ठीक है। यही इसका उद्देश्य है। क्या है? ट्रांसजेंडर नागरिकों और भिक्षुक नागरिकों का विकास करना, एक तरीके से कह सकते हो इस योजना का उद्देश्य है, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं इसमें क्या बोला था क्वेश्चन। नई दिल्ली में स्माइल परियोजना का प्रारंभ किसने किया? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने स्माइल परियोजना का प्रारंभ किया, ठीक है। स्माइल का फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ठीक है। लाभान्वित समुदाय कौन कौन से हैं? ट्रांसजेंडर और भिक्षुक समुदाय। इसका बजट 365 करोड़ रुपए रखा गया है, ठीक है। बजट जरूर याद रखिएगा, 365 करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया है। इसमें ट्रांसजेंडर नागरिक और भिक्षुक नागरिकों का विकास किया जाएगा। इसमें 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा और 9वीं से स्नातक तक की परीक्षा के लिए स्कॉलरशिप दिया जाएगा, ओके। तो ये थे 10 क्वेश्चन योजना परियोजना का पहला पार्ट। अभी 1-2 पार्ट और आएंगे क्योंकि एक पार्ट में कवर होता नहीं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इसीलिए। अगर करंट अफेयर के क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल एग्जाम सत्र को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं इसी के अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।